जैसा कि अभी थर्ड ईयर में थे शिवम शर्मा, इन्होंने बताया हमें कि हाइड्रोजन की इसकी उपलब्धता क्यों प्राप्त नहीं कराई जा रही है, क्योंकि इसमें इसको स्टोर करने के लिए जो कंटेनर की उपलब्धता है वो प्राप्त नहीं है, प्रचुर मात्रा में नहीं है, यानी बहुत कम जगह पे है, जिसकी वजह से इसको प्रॉपर यूज नहीं किया जा सकता है, अभी इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। और अब हम अपने इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के जो कि अभी लास्ट 3B पावर पॉइंट पे काफी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा, उनको बुलाना चाहेंगे मोहम्मद उजैर नवाज, डबल ई सेकेंड ईयर। Good afternoon everyone. Myself मोहम्मद उजैर नवाज from इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक हाइड्रोजन, अ फ्यूचर टेक्नोलॉजी फॉर एनर्जी स्टोरेज। कि इलेक्ट्रोलाइटिक हाइड्रोजन इस तरह से भविष्य में एक एनर्जी स्टोरेज की तरह उसको टेक्नोलॉजी का और ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रोजन में बदला जा सकता है और बाद में इसे फिर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। राउंड ट्रिप एफिशिएंसी आज अन्य भंडारण पद्धति की तुलना में कम है। इस कम दक्षता या कम हाइड्रो और CAES की तुलना में बहुत अधिक भंडारण क्षमता के कारण हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण में रुचि बढ़ रही है। देख लेते हैं हाइड्रोजन भंडारण कैसे किया जाता है। हाइड्रोजन की छोटी मात्रा जो कुछ मेगावाट तक होती है वो दबाव वाले जहाजों में कंटेन किया जा सकता है, या ठोस धातु हाइड्रेट या नैनो हाइड्रोजन को बहुत अधिक घनत्व के साथ स्टोर कर सकते हैं। लगभग 2900 साइट पर 5 मिलियन क्यूबिक मीटर तक की निर्मित भूमिगत नमक गुफाओं में बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन को कंटेन किया जा सकता है। इस तरह लंबे समय तक खामियों या अन्य हवा पावर ऊर्जा उत्पादन को समतल किया जा सकता है। मौसमी भिन्नताओं को भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइटिक हाइड्रोजन के द्वारा संतुलित किया जा सकता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और अब देख लेते हैं हाइड्रोजन का पुनर्विद्युतीकरण कैसे होता है, हाइड्रोजन को फिर से कैसे इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकते हैं। हाइड्रोजन को ईंधन सेल में 50% तक एफिशिएंसी के साथ फिर से विद्युतीकृत किया जा सकता है, या वैकल्पिक रूप से संयुक्त चक्र गैस बिजली संयंत्रों में चलाया जा सकता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, गुण हैं, वो देख लेते हैं। यह रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जिसे फिर से पुनः ऊर्जा के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। यह व्यवहारिक रूप से प्योर स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। हाइड्रोजन एक नॉन टॉक्सिक ऊर्जा स्रोत है। हाइड्रोजन के उपयोग जो हमारा प्रदूषण है उसको काफी हद तक कम करता है, और यह और ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में काफी अधिक कुशल है और एफिशिएंट है। तो थैंक यू वेरी मच। जैसा कि अभी इन्होंने मोहम्मद उजैर डबल ई सेकेंड ईयर के इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन इसको रिन्यूअल किया जा सकता है, मतलब कि एक बार यूज करने के बाद में भी हम इसको क्या कर सकते हैं कि दोबारा यूज कर सकते हैं, और इससे इसका उपयोग करने से हमें वातावरण में काफी शुद्धि मिलेगी, यानी कि प्रदूषण नहीं रहेगा। ये इनका मेन मोटिव यहाँ पे ये था। अब हम प्रियांशु अग्रवाल डबल ई सेक्शन ए। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून ऑल। सो कभी हम लोगों ने बचपन में 9 वोल्ट की बैटरी देखी है। उस 9 वोल्ट की बैटरी को अगर हम लोग कभी पानी में डिप करते हैं या किसी भी चीज पे जीप पे छुआते हैं तो हम लोग को उसमें कुछ बबल जैसे फील भी होता है जीप पे भी, और शॉक भी लगता है। और जब पानी में डिप करते हैं तो उसमें देखते हैं कुछ बबल्स निकलते हैं। तो जब उस बबल्स निकलते हैं तो उससे क्या होता है, पानी में जब हम बैटरी डिप करते हैं उसमें होता है इलेक्ट्रोलिसिस। उस इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होता है, हमारे कैथोड की तरफ एक बबल्स निकल रहे होते हैं जो गैस के बबल्स होते हैं हाइड्रोजन के, और एनोड की तरफ निकल रहे होते हैं ऑक्सीजन के बबल्स। तो पानी में जो प्रोसेस चल रहा होता है उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा और लिसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो ओवरऑल
ये आज हमारी टॉपिक है। तो हम लोग जानते हैं जैसा कि हाइड्रोजन हमारी आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, जो एग्जिस्ट करता है अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जैसे कि हम जानते हैं पानी और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। इसकी डिस्कवरी की थी हेनरी कैवेंडिश ने, जो 1766 में हुई थी। अब हम लोग जानते हैं एक बॉम्ब था जिसका नाम था लिटिल बॉय, जो हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा था, उसमें अनकंट्रोलेबल एनर्जी थी। इसी तरह हाइड्रोजन का भी एक बॉम्ब बना था, जो सबसे पहला बॉम्ब था वो था उसका नाम माइक, उसके अंदर भी अनकंट्रोलेबल एनर्जी थी, जिसका वेट था 1100 किलोग्राम। और जब वो विस्फोट हुआ तो उसमें से जो एनर्जी निकली थी वो थी 1 करोड़ टन्स ऑफ TNT के इक्विवेलेंट, ठीक है। सो नाउ यू कैन गेट इट हाउ मच एनर्जी हाइड्रोजन कैन गिव यू। और इसको प्रिपरेशन का मैंने आपको सबसे सिंपल फॉर्मूला पहले ही बता दिया था, जो अभी बैटरी के फॉर्म में बताया था, इलेक्ट्रोलिसिस। वो सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका होता है। सो हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला है, जिससे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका एक और फॉर्म होता है जिससे हम लोग फ्यूल से प्रिपेयर करते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी से प्रिपेयर करते वक्त हम लोग को ये फायदा होता है कि इससे एक भी कार्बन एमिट नहीं होता है, जो हम लोग को बहुत फायदा देता है। कार्बन जो होता है पॉल्यूशन निकालता है। अब जब हाइड्रोजन को हम लोग बर्न करते हैं तो इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट हमारा आता है वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, तो बाय प्रोडक्ट हमारा कंबाइन होकर इसमें निकलेगा वाटर। तो स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज अप टू 33,000 वाट आर पर किलोग्राम। इसकी स्पेसिफिक एनर्जी भी बहुत हाई होती है। और हाइड्रोजन भी हमारा रॉकेट फ्यूल के अंदर यूज होता है, जो एज ए ऑक्सीडाइजर्स के उससे यूज होता है। हाइड्रोजन खुद से बर्न नहीं हो सकता, उसको ऑक्सीजन चाहिए बर्न होने के लिए, इसलिए हम लोग उसमें ऑक्सीडाइजर्स ऐड कर देते हैं। सो प्रोडक्शन फॉर हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोफॉर्मेशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड थर्मोकेमिकल प्रोसेसेस। वी टेक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, उसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, एनोड और कैथोड। जब उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, जब उसका पाथ सर्किट कंप्लीट कराते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने की वजह से हाइड्रोजन हमारी एमिट होती है एनोड की तरफ पॉजिटिव आयंस। सो अब हाइड्रोजन को जब हम लोग बना लेते हैं तो हाइड्रोजन बहुत ही हाईली रिएक्टिव गैस होती है। इसको हम लोग को स्टोरेज करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। इसको हम लोग ऐसे किसी भी लोहे के कंटेनर में ऐसे स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसके लिए यूज करते हैं प्लैटिनम या कार्बन फाइबर का बना हुआ कंटेनर, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन स्टोर कर सकते हैं। तो अब कोई भी अगर हम लोग फ्यूल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले दिमाग में आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं। हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर हाइड्रोजन यूज करेंगे तो हम लोग ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, हम लोग अगर एक इलेक्ट्रिक कार का एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक कार में हम लोग बेसिकली क्या इक्विपमेंट हो सकते हैं, एक इन्वर्टर, मोटर, बैटरी और एक कंट्रोल सिस्टम। इसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक कार कंप्लीट हो जाता है। इसके थ्रू ही हम लोग की इलेक्ट्रिक कार कितनी एक्सपेंसिव हो जाती है। बट जब हम लोग इसमें हाइड्रोजन का यूज करने लगते हैं तो हम लोग को एक एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए फ्यूल टैंक का। फ्यूल टैंक बनाएंगे तो वो प्लैटिनम या कॉपर का बनेगा, कार्बन फाइबर का, जो ऑलरेडी बहुत कॉस्टली हो जाता है। और फिर जब इसके लिए हम लोग फ्यूल सेल लेंगे वो भी ऑलरेडी कॉस्टली रहता है। तो जब हम लोग इसको कंबाइन करते हैं तो कार की कॉस्ट, वैसे इलेक्ट्रिक कार की कॉस्ट इतनी महंगी है, वो और बढ़ जाती है, तो वो करोड़ में उसकी कॉस्ट आ जाती है। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल तो है, उससे एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल सकती है, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर द फ्यूचर। आई एम टोटली अगेंस्ट द मोशन ऑफ दिस टॉपिक। ओके, हाइड्रोजन इज गुड फ्यूल बट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर द फ्यूचर। हाइड्रोजन को हम लोग सिर्फ अगर यूज कर सकते हैं तो वो जैसे रॉकेट या किसी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, जैसे रॉकेट में एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, या ऐसा कुछ इंडस्ट्री में कुछ काम हो तो। बट अगर हम लोग चाहेंगे कि उससे कार बना के चला लें, या हम लोग घर में ऐसा एलपीजी के हम लोग रिप्लेस करके चला लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हाइड्रोजन कैन ओनली बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल पर्पस। एंड रिगार्डिंग द फ्यूचर, आई डोंट थिंक सो दैट हाइड्रोजन हैज द स्कोप फॉर द फ्यूचर टेक्नोलॉजी फॉर डोमेस्टिक और पर्सनल पर्पसेस। थैंक यू। जैसा कि अभी प्रियांशु अग्रवाल ने हाइड्रोजन के बारे में सारी जानकारी हमें दी कि इसका स्थान कहाँ पे है, इसमें कितने, इसका यूज कहाँ पे होना
सा वेट करेंगे, दोबारा मैं रिकॉल करूंगा तो फिर वो आ जाएंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, 2 मिनट वेट करेंगे। और आज हम लोग के सामने मैं दूसरे टॉपिक पे चर्चा करना चाहता हूँ, जिसका नाम है हाइड्रोइलेक्ट्रिक हाइड्रोजन ऊर्जा भंडार के लिए किसकी करनी है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हाइड्रोजन का होती है। हाइड्रोजन का एक बहुत ही किफायती ईंधन है जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के एलिमेंट से मिलकर बना है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी है, इसीलिए इसका प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ और आज आप लोगों के सामने मैं टॉपिक चर्चा करना चाहता हूँ जिसका नाम है हाइड्रोइलेक्ट्रिक हाइड्रोजन ऊर्जा भंडार के लिए किसकी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हाइड्रोजन ऊर्जा होती क्या है। बेसिकली हाइड्रोजन ऊर्जा एक बहुत ही किफायती ईंधन है जो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के एलिमेंट से मिलकर बना है। और इसकी एक बड़ी खास बात यह है कि यह बिल्कुल क्लीन फ्री एनर्जी है, इसका प्रॉपर ईंधनों में प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये इसको जलाने पर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में सिर्फ पानी निकलता है जो वातावरण में हानि नहीं है। और इसी क्षमता को देखते हुए इसका प्रयोग अंतरिक्ष यान रॉकेट में भी से किया जा सकता है। तो चलिए जान लेते हैं इससे कुछ एडवांटेज है। जैसे पहली बात है कि ये बिल्कुल प्रदूषण मुक्त है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर इससे वाहनों में इसका प्रयोग, किसी ढंग का प्रयोग वाहनों में किया जाता है तो आजकल की जो वाहनें डीजल और पेट्रोल जो वाहनें होती है उसका प्रयोग करने पर 200 एक बार टैंक होने पर 200 से 300 किलोमीटर तक आसानी से जाया जाता है। बट अगर यहाँ पे हाइड्रोजन कारों का प्रयोग किया जाए 400 से 600 किलोमीटर दूर और इतनी आसानी से चला जा सकता है। और इसकी एक खासियत है कि आजकल को इसी को देखते हुए दिग्गज कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल्स की, वह भी हाइड्रोजन मदद कारों का निर्माण करने लगी। और आज आप देखते होंगे कि आपके आसपास में कुछ ऐसी ऑटो या कारें होंगी जो इलेक्ट्रिक चार्ज से करने पर चलती होंगी। बट जो हाइड्रोजन फ्यूल आने पर समय की बचत होगी, क्योंकि जो कारें होती है इलेक्ट्रिक जो बैटरी चलती है उनको चार्ज करने में 10 से 12 घंटे तक समय लगता है। बट इसमें अगर आप हाइड्रोजन यूज करते हैं तो मात्र 5-6 मिनट में चेक हो सकता है। यहाँ पे इतनी खासियत है, उसी तरह इसके कुछ एडवांटेज हैं। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि इसको उत्पादन नहीं किया जा सकता इसका, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको यूज करने में समस्या आती है। और साथ ही साथ इसकी जो पद्धति है खर्चीली पद्धति है। इसी को देखते हुए जो ऑटोमोबाइल कंपनियां, छोटी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, वो इस प्रकार इस प्रक्रिया पर ध्यान कम देती हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन एक जलशील जैविक पदार्थ के शरीर में रखा गया है, इसीलिए इसको प्रोजेक्ट में चलिए जान लेते हैं कि इसका फ्यूचर प्लान क्या है, भारत में इसका फ्यूचर प्लान क्या है। अभी हाल में ऐलान हुआ कि अगले 6 सालों में अच्छे ऊर्जा यानी हाइड्रोजन ऊर्जा का एक
जिस पर कार्य करेगा। अच्छी ऊर्जा की जो स्थापित करने की प्रक्रिया को भारत सरकार 2.5 गुना बढ़ाएगा, जिससे इस मिशन से भारत की स्थिति में सुधार होगा और साथ ही साथ जो उत्पादन हाइड्रोजन प्रक्रिया है एक परिवहन और बिजली उत्पादन में एक विकल्प के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा आएगा। भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए साथ ही साथ ये किया गया कि अच्छी ऊर्जा में 43% हिस्सेदारी आज जो भारत में हमारा प्रयोग होता है हाइड्रोजन जो ऊर्जा प्रयोग होता है उसमें 43% अच्छी ऊर्जा का, और अच्छी ऊर्जा को पूरा करने के लिए जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा एक अहम भूमिका निभा सकता है। और थैंक यू सो मच। जैसा कि इम्ताज अली ने ये अपने डबल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, इन्होंने काफ़ी कोशिश की हमें हाइड्रोजन में बताने की और इससे ऑटोमोबाइल में कैसे यूज किया जा सकता है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के आनंद पे भी बताया इन्होंने। अभी जैसा कि हम चिंतन कर रहे थे कि अगर हम यूरिया पे कोशिश करें तो वहाँ से प्रचुर मात्रा में और काफ़ी इजीली हाइड्रोजन को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अगर उसमें यूरिया में 46% हमारा नाइट्रोजन होता है, तो उस नाइट्रोजन को हम वहाँ से निकाल दें और उसके स्थान पे हम पानी मिला दें। उसके बाद वहाँ पे प्रयोगशाला में उसको प्रयोग करने के बाद में वहाँ से हाइड्रोजन को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और जैसा जल यानी विद्युत पानी का विद्युत अपघटन कराने के लिए हमें डीसी का कोई भी सोर्स होना बहुत ही जरूरी रहता है, तो चाहे हमारी बैटरी हो या डीसी जनरेटर हो या फिर रेक्टिफायर, तो बिना डीसी सोर्स के हम इसको नहीं जनरेट करा सकते हैं। और इसके बाद हम अपने अगले पार्टिसिपेंट यहाँ स्टूडेंट डबल ई थर्ड ईयर ए रोल नंबर 9 आर्यन विश्वकर्मा को बुलाना चाहेंगे। Good afternoon to all of you. My name is Aryan Viశ్వకర్మ and today my topic is electrolysis, hydrogen, and future technology of energy storage. So, बहुत लोगों ने आपको बता दिया है electrolysis क्या होता है। अगर आप समझने में फिर से बता सकता हूँ, चाहते हैं? चलो चलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में सबसे पहली बात तो होता है वाटर हमारा पानी मिल जाता है, तो इससे क्या करते हैं कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बॉन्डिंग होती से तोड़ देते हैं। इससे हमें हाइड्रोजन प्योर फॉर्म में मिल जाता है और ऑक्सीजन मिल जाता है। इसी बात को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इसे यूज करने के लिए सबसे पहला होता है सेल, मतलब बैटरी जो होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देकर इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रोड से आता है पॉजिटिव पेपर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बांधते हैं। सो इसके बाद अब हम कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हाइड्रोजन एक पहला एलिमेंट होता है, तो एलिमेंट होता है क्या काम करता है, इससे इसकी जो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा फंक्शन है, मतलब ऐसे इसकी डेंसिटी बहुत खराब होती है। सबसे पहला जो कि इस टॉपिक के लिए प्रॉब्लम। दूसरा ये कि ये रिएक्शन बहुत इसी से भी रिएक्ट कर जाता है, लगभग 80% बेटा से आराम से रिएक्ट कर जाता है, पर इसीलिए इसकी स्टोरेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये कभी भी आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा, इसीलिए किसी से बॉन्डिंग या हुआ है। तीसरी इसकी स्पेसिफिकेशन अगर बात करें तो ये है कि इसे जब हम लोग यूज करते हैं तो बाय प्रोडक्ट इसका वाटर निकलता है, जो कि एक अच्छी बात है। चौथी अगर बात की जाए तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हाइड्रोजन हम क्यों चाहते हैं, क्यों हम हाइड्रोजन, अगर प्योर फॉर्म की बात करें तो बैटरी नहीं सही है, क्यों?
एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोजन और पेट्रोल अगर इन दोनों को जलाया जाए तो हाइड्रोजन 33,000 वाट आवर्स पर ये चीज देता है, जबकि पेट्रोल 1200, मतलब 35,000 और 12,000 कितना अंतर है पेट्रोल और हाइड्रोजन। ऊर्जा में ज्यादा है पर ऊर्जा में भी कैसे, जैसे अगर हम हाइड्रोजन को केजी मतलब 1 किलो हाइड्रोजन 1 किलो पेट्रोल, तो पेट्रोल नहीं जीता है, हाइड्रोजन ही जीता है। पर अगर वही लीटर हम बोले 1 लीटर हाइड्रोजन और 1 लीटर पेट्रोल तो कौन जीतेगा? हाइड्रोजन जीतेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसे हम स्टोर करने के लिए बहुत लगभग 50-100 psi रिसर्च इसके लिए, इसीलिए इसका यूज काफ़ी कम है। अब अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें कौन कौन से मेथड इसके प्रोडक्शन है, तो सबसे पहला है केमिकल फॉर्मिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड थर्मल केमिकल प्रोसेस। पर इन तीनों की बात कर छोड़ अगर प्रेजेंट टाइम में हमें हाइड्रोजन चाहिए तो कहाँ से, प्रेजेंट टाइम में हमें अभी कहते हैं मुझे हाइड्रोजन चाहिए, कोयला को दो भाई कहाँ से दो, कौन सा प्रोजेक्ट में यूज कर लोगे, कोई प्रेजेंट टाइम। इसके लिए हमें अगर गाड़ी में डालना है तो कोई, इसके लिए हम सबसे पहले इस प्रोजेक्ट टाइम हम लोग कहाँ से इसे यूज करते हैं, हम इसे फॉसिल फ्यूल से यूज करते हैं, जो रिफाइनरी और रिफाइनरी है इसमें हम चलाते हैं स्टीम को गर्म करते हैं, स्टीम में हम मिथाइल यूज करते हैं। मिथाइल से क्या होता है, मिथाइल में रिएक्शन हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन अलग हो जाता है, हमें हाइड्रोजन के फॉर्म में मिलता है। इसी से नासा 1970 से नासा इसका यूज सो ये हो गई इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसकी बात करते हैं कार्स में इसका यूज, कार्स में इसका यूज होता है, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि कार्स में इसका यूज बोल नहीं सकते, क्या लोग आप लोग इससे सहमत हैं? अच्छा कोई सोचा था कि मोबाइल पे वीडियो कॉल कर लेंगे, आप लोग सोचे होंगे, अभी नहीं फास्ट। सो इसके लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि BMW ने हाइड्रोजन 7 2005 से 2007 के बीच मार्केट में उतारा था, अब वो बिकी पर चल नहीं पाई क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और टाइम खराब था। दूसरा हाइड्रोजन मेटल से रिएक्ट करके उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसे खराब कर देता है, जिससे उसका जो मतलब ताकत वो कम होती है। जैसे अगर कोई नट है, अगर वो 20 किलो वेट से झेल सकता है, और अगर वहीं अगर हाइड्रोजन को रिएक्ट कर दिया चला गया तो वो 2 किलो में टूट जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसकी प्रॉब्लम के बारे में थोड़ी और डिस्कशन करते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पावर स्टोरेज। पावर स्टोरेज इसकी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर इसकी बात की जाए पावर स्टोरेज में तो सबसे पहला डेंसिटी बहुत कम होती है, दूसरी डेंसिटी हाई करने के लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, जिससे हमारे जो कार या किसी हम यूज करते हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात ये करते हैं इसकी काफ़ी कम होती है। और नॉर्मल अगर लिथियम बैटरी की बात की जाए तो वो भी इससे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी कार में यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम की बात कर, फ्यूचर हो सकता है टेक्नोलॉजी बढ़े, इस पर अच्छे अच्छे काम हो, पर प्रेजेंट टाइम में ये मतलब लिथियम बैटरी ज़्यादा, क्योंकि जो कार की अगर बात की जाए
जो आप हाइड्रोजन से सिखाते हैं फ्यूज है। तो हम ऐसा क्यों करें? हमें इलेक्ट्रिसिटी का अगर मिल रही है तो हम क्यों जाएंगे उसमें एक लंबा टैंक लगाते हैं, एक महंगा सेल लगाते हैं, कोई करेगा? अब सबसे बड़ा गैस का कोई यूज नहीं है, इसका यूज है और बहुत तेजी से हो रहा है। तो पहला रॉकेट फ्यूल और दूसरा सीपी मतलब सिर्फ, क्योंकि इसे जैसा कि आप जानते हैं कई बार किसी बहुत से लोगों ने बताया कि डेंसिटी मतलब ज़्यादा जगह लेता है, पर अगर हम सिर्फ की बात करें तो क्या उसमें जगह की कमी है? बहुत ज़्यादा जगह है, आराम से हम उसे स्टोर कर सकते हैं। सो शिपिंग में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है और रॉकेट में इसका यूज होता है। और रॉकेट में ये मतलब टैंक लीक ना करे या कुछ ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, जब रॉकेट लॉन्च होने लगता है तब भी आपको देखा होगा कि रॉकेट लॉन्च होने वाला है 5 से 10 मिनट बाद, तब उसकी स्पीड की जाती है हाइड्रोजन। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे ज़्यादा देर स्टोर नहीं कर सकते वहाँ पे। ये रिएक्ट कर दिया, लीक कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। सो इसी के साथ एक सिंपल वे में मैंने बताया आपको हाइड्रोजन के बारे में। थैंक यू। जैसा कि अभी आर्यन शर्मा ने काफी अच्छे से ये डिजाइन किया, जैसा कि हम लोग यहाँ सभी लोग उम्मीद किए थे कि अभी कुछ ना कुछ हमें काफी अच्छा सुनने को मिलेगा, तो यहाँ पर आर्यन शर्मा काफी अच्छे से इसको डिफाइन किए। और बात वहीं से आके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना है कि स्टोरेज, जो भी प्रॉब्लम है वो क्या है, स्टोरेज। तो अब जितने भी सोल्व करता है सबके साथ यही प्रॉब्लम क्रिएट, वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम को आई है कि वो स्टोरेज, किसको स्टोर कैसे किया जाए। अगर यहाँ पे थोड़ा सा काम किया जाए तो फिर इसको आसानी से हम यूज कर सकते हैं, इसको उपयोग में हम आसानी से ले आ सकते हैं। और समय को देखते हुए अब हम चाहेंगे कि ये अपना कार्यक्रम बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और अपने लास्ट पार्टिसिपेंट आशुतोष से डबल सेकंड ईयर आशुतोष से आइए। Good afternoon everyone. My name is Ashutosh Singh. I am electrical sector, जो कि मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक हाइड्रोजन, a future technology for energy storage। हम इलेक्ट्रोलाइटिक हाइड्रोजन को कैसे स्टोर कर सकते हैं इसके बारे में भैया लोग ने बहुत बताया और मैं अपना टॉपिक रखना चाहता हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण के लिए भविष्य की तकनीक है। एसआरटी ग्रुप हाइड्रोजन से जुड़ी नवीनतम ऊर्जा की तकनीक है। एसआरटी ग्रुप हाइड्रोजन प्रक्रियाओं में अग्रणी है, एक नवीन ऊर्जा भंडारण और हाइड्रोजन उत्पादन की प्रणाली को पूरा करता है। एक आरटी सिस्टम भी आप बिजली को छोटी स्टोर कर सकता है। जैसा कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक हाइड्रोजन के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, स्टोर करने में बहुत दिक्कत आती है। ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है और ये जिस पात्र में रखते हैं उससे बाहर निकल आता है वाटर के रूप में। और इसको कलेक्ट करने के लिए इसमें पीतल की लीपिंग की जाती है, तब जाके ये रुकता है। और पहला हाइड्रोजन ब्रोमीन ग्लूकोज विद्युत रासायनिक सेल है जो ऊर्जा के लिए उपयुक्त है। वर्तमान में एसआरटी एक विद्युत आयतन विकसित कर रहा है। एक ग्लूकोज हाइड्रोजन ब्रोमीन अभिकारों में इलेक्ट्रोलाइसिस में बिजली खपत के रूप में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा है, जो कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन बाद में सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल के रूप में प्रतिक्रिया करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक हाइड्रोजन तकनीकी के दृष्टि से हम लोग देखते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी की तरफ है। इलेक्ट्रोलिसिस वर्तमान में छोटी और मध्यम मात्रा में उत्पाद के लिए सबसे व्यवहारिक तरीका है। हाइड्रोजन का एक मीडियम एसईएफडी इलेक्ट्रोलिसिस अब इस शुद्धतम हाइड्रोजन का उत्पाद करता है। अब जब इलेक्ट्रोलिसिस से उत्पादित हाइड्रोजन
यह उसकी उच्च पूंजी के कारण है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक हाइड्रोजन है यूज करने में बहुत पीछे रहे हैं, क्योंकि हमारी भारत सरकार कोशिश कर रही है। यह उनकी उच्च पूंजी के कारण है। बिजली एक महंगी उच्च कोयला, प्राकृतिक गैस या गैसोलीन जैसे अन्य स्रोतों की तुलना में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तृतीय प्रक्रिया में जो दी गई राशि है उसका उत्पादन करने के लिए आवश्यक विद्युत शक्ति की मात्रा को कम करती है। ये जो मेरा इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोजन है बहुत फायदेमंद है और हमारे जो लाइफ को सेव करता है। एसबीआर को पानी और ब्रोमीन से एक मध्यवर्ती हाइड्रोजन का वाहक के रूप में बनाकर ऊर्जा की लागत को इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोजन के रूप में परिवर्तित करता है, जो कि इसका काफी बड़ा लागत है, फिर भी काफी कम हो गया है। जब ईंधन सेल के हाइड्रोजन और ब्रोमीन का पुनर्वासी का उपयोग करते हैं तो 90% तक अभिकारकों में संचित ऊर्जा हो सकती है। बिजली के रूप में पुनः कब्जा किया जा सकता है और केवल राज्य के लिए 50% अत्याधुनिक हाइड्रोजन वायु सेल जिसमें इलेक्ट्रिक टू इलेक्ट्रिक दक्षता 80% तक पहुंच जाती है। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोजन का स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके करने थोड़ा टाइम लगेगा। यह प्रक्रिया है संसाधन और कमरे के तापमान पर एक उच्च वास्तविक दबाव होता है। जैसा कि ये सेकंड ईयर में हमारे लास्ट पार्टिसिपेंट थे आशुतोष सिंह, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी कोशिश की और हमें यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में कुछ बातें बताई और इस कार्यक्रम को अब हम चाहते हैं कि लास्ट में हमारे अश्विनी सर आए और यहाँ पे दो बातें Thank you for giving me opportunity for this. Our topic is electromagnetism. इस टॉपिक में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जबकि मेरे पास फ्यूल और इलेक्ट्रिक वेहिकल दोनों प्रेजेंट था, फिर भी इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? आखिर इसकी जरूरत क्या थी? फ्यूल में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि फ्यूल से धुआं हो रहा था ना, और उससे क्या हो रहा था कि उससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा था। लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक वेहिकल आ गया तो सारे जितने वर्ल्ड में सारे देश थे उसमें सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन इस बात पर होने लगा कि किस देश में कितना इलेक्ट्रिक वेहिकल बन गया है। किसी में 1% आजकल नोट किया जा रहा है, किसी में 10%, किसी में 12%, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक वेहिकल में भी क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि वो हैवी वेहिकल के लिए यूज में नहीं था ना। फ्यूल में दिक्कत आ रही थी कि उसमें पोल्यूशन हो रहा था, इसमें दिक्कत आ रही थी इलेक्ट्रिक वेहिकल में कि वो हैवी वेहिकल के लिए यूज में नहीं आ रहा था। तो थर्ड वन हम लोग यूज कर रहे थे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक वेहिकल से भी बड़ा हम लोग वेहिकल बना सकते थे और सच शिपिंग के लिए बनाए या हेलीकॉप्टर वगैरह बनाए, तो उसके लिए हम लोग हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से हमारा काम हो जाएगा और हमारा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूटेड नहीं होगा और फ्यूल भी बचेगा ना। तो हाइड्रोजन को फाइंड कैसे करें? तरीके तो बहुत हैं, लेकिन जो इसी तरीके से वो 3 थे। पहला, वाटर से हम कंज्यूम करते हैं हाइड्रोजन को, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हमें मिनिमम 97% हाइड्रोजन रियल हमें चाहिए था, प्योर, और उतना मिल नहीं पा रहा हाइड्रोजन। देन सेकंड हम लोग यूज किए मीथेन गैस, CH4,
कार्बन को इलेक्ट्रोलाइट कर करके हाइड्रोजन को बाइंड कर सकते थे, जो अभी यूज कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट हाइड्रोजन के लिए। अभी हम प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं मीथेन को। एंड थर्ड वन था यूरिया। जितने भी गार्बेज प्लांट वगैरह थे, जितने भी गार्बेज निकलते थे, सब जगह से हमें यूरिया बहुत ही मात्रा में मिल जाती है ना। इवन हमारे घर से भी यूरिया मिल जाती है। सबको भी पता होगा यूरिया कहाँ से मिल सकती है। उससे नाइट्रोजन को उसमें ड्रॉप कर करके हम हाइड्रोजन को बाइंड कर सकते हैं। और इसी तरीके से इसका हम यूज कर सकते हैं कि हमारा एनर्जी स्टोरेज इस फॉर्म में हाइड्रोजन फॉर्म में मिल जाए और उससे और दूसरे फ्यूल की जरूरत हमें ना पड़े। अभी इस पे काम कर रहा है होंडा कंपनी है, मर्सिडीज वगैरह ने 2005 से काम स्टार्ट किया है, अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन कुछ कंपनियों ने हेलीकॉप्टर वगैरह पे काम किया है और 20 अप्रोक्स कंपनियां हैं जिसने काम सक्सेसफुल अभी तक हुआ है। और शिपिंग में भी कुछ कंपनियां हैं जिसमें काम अभी स्टार्ट हुआ है, खत्म भी, वो कुछ ना कुछ काम को अपना स्टार्ट कर सकती है। फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट काम है हाइड्रोजन के लिए, और ट्रांसपोर्ट में भी आई होप टू दैट कि इसमें काम हो सकेगा और उसके लिए हमारी एनर्जी स्टोर हो सकेगी। बहुत बेस्ट काम रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। और अब हम ये चाहेंगे कि इसमें जो पार्टिसिपेट किए हैं वो 2 मिनट जल्दी से यहाँ पे आ जाए। सभी लोग जो पार्टिसिपेट किए हैं यहाँ पे आ जाइए। आप आवाज में बस 2 मिनट और साथ रहिए, सिर्फ 2 मिनट यहाँ पे सामने आ जाइए। और छोटी सर आप भी आ